नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम की, जो यूं तो बलात्कार और हत्या जैसे संगीन मामलों में सजा काट रहे हैं, लेकिन अक्सर जेल के बाहर नजर आते हैं। 5 अगस्त यानी आज ही के दिन एक बार फिर वे 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गए। ये उनकी 14वीं रिहाई है। सवाल यह है कि हत्या या बलात्कार जैसी बर्बरता के दोषी पर सरकार बार बार इतनी मेहरबान क्यों नजर आती है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक स्वार्थ छिपा है या फिर कानून ही ऐसा है? और अगर ऐसा है तो तमाम उन पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को यह सुविधा क्यों नहीं मिलती जो सरकार पर सवाल उठाने के कारण लंबे अरसे से जेल में है? आज का शो इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए है। साथ में जानेंगे कि ये डेरा सच्चा सौदा और बाबा राम रहीम वास्तव में हैं कौन। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे, इनकी तस्वीर आपने खूब देखी होगी। वैसे 2017 से ये जेल में है, लेकिन आना जाना लगा रहता है। तो बहरहाल इन पर जो पूरा मसला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। 5 अगस्त 2025 को हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल दे दी। वे सिरसा में डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में रहेंगे, जहां उनका एक तरह से स्थायी डेरा है। 15 अगस्त को उनका जन्मदिन पड़ता है और रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो दोनों उत्सव धूमधाम से वहां मनाने की तैयारियां चल रही हैं। ये बाबा राम रहीम की 14वीं बार हुई रिहाई है। 2017 से अब तक राम रहीम अपनी सजा के 295 दिन यानी लगभग 8.5 महीने जेल से बाहर ही बिता चुके हैं। गुरमीत राम रहीम हत्या और बलात्कार के दोषी हैं। ध्यान रखिए, आरोपी नहीं, दोषी हैं। आमतौर पर ऐसे बर्बर अपराध के दोषी पर कोई सरकार इतनी मेहरबानी नहीं करती, लेकिन बाबा राम रहीम का मामला थोड़ा अलग है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में कोई दूसरा कैदी ऐसा नहीं है जिसे इतने कम समय में इतनी बार जेल से बाहर जाने का मौका मिला हो। आइए देखते हैं उनकी जो रिहाई है वो कब कब और कितनी बार हुई। 2020 से शुरू करते हैं। उस बार तो एक दिन की उन्हें छुट्टी मिली, वो भी अपनी माँ से मिलने के लिए पैरोल मिला। और फिर 2022 में 3 बार पैरोल और फरलो, जिसमें 40 दिन और 21 दिन की छुट्टियां भी शामिल थी, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और 2023 में 5 बार पैरोल मिला, जिसमें 50 दिन की लंबी पैरोल भी थी। आप अंदाज़ा लगाइए, किसी को लगातार जेल में रहना हो, उम्र कैद की सज़ा है उन्हें, लेकिन वो किस कदर बाहर रहते हैं ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आया 2024, 13 अगस्त को 21 दिन की फरलो उन्हें मिली और फिर 1 अक्टूबर को 20 दिन की फरलो मिली। और 2025 अभी हम अगस्त में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अब तक ही 28 जनवरी को 30 दिन की उन्हें पैरोल मिली और फिर 9 अप्रैल को 21 दिन की फरलो, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस समारोह में उन्हें जाना था, वो मिली। और फिर 5 अगस्त को 40 दिन की पैरोल फिर मिली। यानी आप कह सकते हैं कि वो कितना अंदर है कितना बाहर है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आखिर जेल मैनुअल क्या कहता है और पैरोल और फरलो में क्या फ़र्क है, ये भी आप समझ लीजिए। बाबा राम रहीम को जो पैरोल मिल रही या फरलो मिल रही है, उसके बारे में कहा जाता है कि जब पैरोल तब दी जाती है जब कोई पारिवारिक आपातकाल हो, जैसे शादी हो या किसी की मृत्यु हो। और फरलो कैदी को समाज से जोड़े रखने के लिए दी जाती है और इसके लिए कोई कारण देना ज़रूरी नहीं है। हरियाणा सरकार ने कुछ जेल मैनुअल में परिवर्तन किया और कहा जाता है कि उसके पीछे बाबा राम रहीम ही हैं। और अब नियम यह है कि 10 साल से अधिक सज़ा वाले कैदी को साल में 10 सप्ताह की पैरोल और 4 सप्ताह की फरलो मिल सकती है। 10 सप्ताह मतलब 2.5 महीने और 4 सप्ताह मतलब 1 महीने। यानी इस नियम के तहत 12 महीने में 3.5 महीने कोई भी कैदी आराम से बाहर रह सकता है। अब जाहिर है ये सरकार की कृपा पर ही है, यानी सरकार को संतुष्ट होना पड़ेगा। तो और सरकार बाबा राम रहीम को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट है और हर बार बिना किसी ठोस कारण के उन्हें पैरोल या फरलो मिल जाती है। ये मुद्दा हाईकोर्ट तक गया। पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट ने
2024 में हरियाणा सरकार को बिना अनुमति पैरोल न देने की चेतावनी भी दी थी, जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रिहाई जो बार बार होती उसको चुनौती दी थी। फिर भी हरियाणा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी न किसी बहाने बाबा राम रहीम रिहा हो ही जाते हैं। बस एक ही हवाला है कि उनका व्यवहार बड़ा अच्छा है, इसलिए उन्हें छुट्टी दी जाती है। पर क्या ये सब इतना आसान है? सच ये है कि देश की जेलों में बंद ऐसे तमाम पत्रकार, बुद्धिजीवी और आंदोलनकारी हैं जिनके अच्छे व्यवहार की गवाही पूरा समाज देता है, लेकिन सरकार की नज़र में वे खतरनाक लोग होते हैं क्योंकि सरकार पर सवाल उठाते हैं। पर ऐसा लगता है कि बाबा राम रहीम की प्रतिष्ठा में कोई आंच न आए, सरकार इसका पूरा प्रबंध करती है, दोषी होने के बावजूद। ध्यान रखिए, दोषी होने के बावजूद। और दोष भी ऐसा वैसा नहीं, यानी अपराध भी ऐसा वैसा नहीं जिसके वो दोषी साबित हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले इनकी बर्बरता की एक झलक आप देख लीजिए, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं, सिरसा मुख्यालय है, और जब बाबा को सज़ा हुई तो उसके खिलाफ कितनी हिंसा हुई ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि 2002 में एक गुमनाम पत्र डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई को उजागर करने वाला किसी साध्वी ने लिखा, और ये पहुंच गया उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और तमाम कई अधिकारियों के पास। ये किसी साध्वी ने लिखा था। उसने ये आरोप लगाया था कि साध्वियों को बाबा अपनी गुफा कहा जाता है, उनका मुख्यालय है, उसमें एक आलीशान निजी कक्ष है जिसे गुफा का स्वरूप दिया गया है। तो कहा गया कि ये गुफा में बुलाते हैं जहां 200 से ज़्यादा साध्वियां उनकी सेवा करती हैं, और वहां उन्हें धमकी देकर उनका यौन शोषण किया जाता है। उस साध्वी ने अपने पत्र में लिखा था कि मैं एक दुखी अबला हूँ, मेरे साथ बलात्कार हुआ। पत्र में यह भी कहा गया था कि डेरे में साध्वियों को डराया धमकाया जाता है और विरोध करने पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। इस पत्र के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 सितंबर 2002 को सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच को रोकने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन अंततः रोक नहीं पाए, और 2 साध्वियों के बयान को सबूत मानते हुए राम रहीम को आरोपी बनाया गया। मुकदमा चला और 25 अगस्त 2017 को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को 2 साध्वियों के बलात्कार के लिए 20 साल की सज़ा सुनाई। ये सज़ा जैसे ही घोषित हुई, हरियाणा और पंजाब में कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। उसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस हिंसा में 40 लोग मारे गए और 254 लोग घायल हुए। अब एक और शख्स जो एक काफ़ी निर्भीक पत्रकार रहे, जिनके बारे में आज भी चर्चा होती है, सिरसा के ही रामचंद्र छत्रपति, ये उनकी तस्वीर है और ये उनका अखबार है जिसका नाम था पूरा सच। दरअसल अपने पैसे के बल पर, अपने रसूख के बल पर, अपने राजनीतिक प्रभाव के बल पर तमाम मीडिया घरानों पर भी बाबा राम रहीम का असर था और उनके खिलाफ खबरें नहीं छपती थी या ना के बराबर छपती थी। और वही सिरसा में बैठा एक पत्रकार था जो पूरा सच नाम का एक अखबार निकालता था, वो इनके बारे में हमेशा छापने के लिए तैयार रहता था। हालांकि मूलतः वो एक वकील भी थे और पत्रकारिता भी करते थे। 2002 में जब साध्वी का गुमनाम पत्र सामने आया तो छत्रपति ने इसे अपने अखबार में 30 मई 2002 को धर्म के नाम पर साध्वियों का जीवन बर्बाद, इस शीर्षक से पूरी खबर छाप दी। ये खबर डेरे की काली सच्चाई को उजागर करती थी। जाहिर है राम रहीम नाराज हो गए क्योंकि इस खबर ने उनकी छवि को बड़ा धक्का पहुंचाया था। डेरे के लाखों अनुयायी हैं जिनको ये भरोसा दिलाया गया है कि दरअसल बाबा राम रहीम के पास दैवीय शक्ति है, और उधर छत्रपति ने उनके यौन शोषण और दूसरे जो उनके गलत काम थे उसको बेपर्दा कर दिया था। और राम रहीम को शक था कि साध्वी का पत्र एक रणजीत सिंह हैं, उन्होंने अपनी बहन से लिखवाया। रणजीत सिंह वहीं डेरे के मैनेजर थे और छत्रपति ने इसे छाप कर एक पूरी साजिश की। इसके बाद छत्रपति को धमकियां मिलने लगी और 24 अक्टूबर 2002 को रात में छत्रपति को उनके घर से बाहर बुलाया गया। डेरे के 2 शूटरों कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह, इन्होंने 5 गोलियां दाग दी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में 21 नवंबर को
उसी यानी 21 नवंबर 2002 को ही छत्रपति की मृत्यु हो गई। यानी 1 महीने से कुछ समय कम तक उन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष किया, लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई। और सीबीआई ने जांच में पाया कि राम रहीम ने ही ये हत्या की साजिश रची थी। 11 जनवरी 2019 को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम और 3 अन्य को छत्रपति की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। यानी बलात्कार के मामले में और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिली हुई है बाबा राम रहीम को। और तीसरे जिनका जिक्र हुआ, रणजीत सिंह, जो डेरा के मैनेजर थे या मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य थे, कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। इनका परिवार डेरे से गहराई से जुड़ा था, लेकिन 2002 में साध्वी के गुमनाम पत्र ने सब कुछ बदल दिया। राम रहीम को शक था, जैसा हमने बताया, कि रणजीत ने अपनी बहन से यह पत्र लिखवाया जिसमें साध्वियों के यौन शोषण का खुलासा हुआ। और 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की उनके गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीबीआई जांच में पता चला कि राम रहीम ने रणजीत को अपनी साजिशों का गवाह माना और हत्या का आदेश दिया। 8 अक्टूबर 2021 को पंचकूला के सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम और 4 अन्य को रणजीत सिंह की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन 2024 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में राम रहीम को बरी कर दिया। सीबीआई ने अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। यानी 3 मामलों में से 1 मामले में हाईकोर्ट से इन्हें रिहा किया गया है, लेकिन बाकी जो 2 मामले हैं, छत्रपति का और साध्वी का बलात्कार का, इसमें इन्हें सजा हो चुकी है और वो उस पर कोई आगे मामला नहीं है। और ये जो सीबीआई ने जब रणजीत सिंह के मामले में जब ये दिया है अपना एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में, तो नोटिस जारी हुई है। रणजीत की हत्या साध्वी के पत्र से जुड़ी थी, जिसे राम रहीम अपनी साख पर हमला मानते हैं। पत्र ने डेरे की गतिविधियों पर तमाम सवाल उठाए, जिसके बाद रंजीत और छत्रपति दोनों को निशाना बनाया गया। तो इतने बर्बर कांड के दोषी होने के बावजूद, अपराधी होने के बावजूद बाबा राम रहीम पर सरकार की कृपा बनी हुई है, तो उसकी कुछ तो वजह ज़रूर होगी। नहीं तो आमतौर पर राजनेता ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। फिर वजह क्या है? ये तस्वीर देखिए, बल्कि तस्वीरें देखिए। ये 4 तस्वीरें पहचान रहे होंगे, बाबा राम रहीम और मंच पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। यहाँ देखिए बाबा राम रहीम, कांग्रेस के बीजेपी के बड़े नेता ये कैलाश विजयवर्गीय और मनोज तिवारी सांसद, इनको आप पहचान रहे होंगे। इधर जो इस समय देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इनके साथ भी आप इनको देख सकते हैं, बाबा राम रहीम को। और ये अनिल विज जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और वहाँ के बीजेपी के बड़े नेता है। तो ये बताता है कि कितने करीब हैं। दरअसल हरियाणा के 6 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल, इन इलाकों में गरीबों के बीच खास तौर पर लाखों अनुयायी हैं, माना जाता है ऐसा डेरा सच्चा सौदा के। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी इन वोटरों को साधने के लिए राम रहीम को बार बार पैरोल देती है। गुरमीत राम रहीम का हरियाणा और पंजाब में बड़ा प्रभाव माना जाता है। ख़ास तौर पर हरियाणा के 9 जिलों की 30 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर उनके अनुयायी प्रभावित कर सकते हैं नतीजों को, ऐसा कहा जाता है। और बीजेपी के साथ उनके संबंध 2014 से ही मजबूत हुए, जब उन्होंने उनके जो कई डेरे हैं, डेरा सच्चा सौदा के नाम पर, उन्होंने बीजेपी का खुलकर समर्थन किया, प्रचार किया। 2014 में लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को बीजेपी को वोट देने का स्पष्ट निर्देश दिया। बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटें और विधानसभा में 40 सीटें जीती थी, जिसके बाद उसकी सरकार बनी। 2014 में बीजेपी की जीत के बाद खट्टर महाशय अपनी कैबिनेट के साथ डेरा सच्चा सौदा गए और राम रहीम को धन्यवाद दिया। 2015 में दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। डेरे ने बीजेपी का खुलकर वहां भी समर्थन किया और बिहार में भी अनुमान है कि 3000 अनुयायियों ने बीजेपी के लिए प्रचार किया। 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव 3 अक्टूबर 2024 को हुआ। सिरसा में डेरे ने अपने अनुयायियों को बीजेपी को वोट देने का निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक सत्संग के दौरान ये संदेश बड़ी चतुराई से दिया जा रहा था, जिसमें प्रत्येक अनुयायी को कम से कम 5 वोटर लाने को कहा गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने राम रहीम पर ऑनलाइन प्रचार या सत्संग पर प्रतिबंध लगाया था, यानी उन्हें पैरोल मिलता रहा और वो प्रचार करते रहे।
इसके अलावा डेरे की एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है जो राम रहीम के निर्देश पर काम करती है और वोटरों को प्रभावित करने में उसकी भी भूमिका रहती है। तो बीजेपी को सीधे सीधे वोट दिलाने का सत्संगों के जरिए मैसेज दिया जाता रहा है। अब एक और सज्जन को आप देख लें जिससे आपको पता चलेगा कि ये मसला कितना गंभीर है। ये सुनील सांगवान है। ये अब बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन ये जेलर हुआ करते थे और राम रहीम को विशेष सुविधाएं जेल में मिले इसका इंतज़ाम करते थे। इनके पिता सतपाल सांगवान हरियाणा में बीजेपी के मंत्री रह चुके हैं और इन्होंने भी डेरे से नज़दीकी बनाए रखी और सुनील सांगवान को 2024 में बीजेपी ने राम रहीम की सिफारिश पर टिकट दिया और अब ये विधायक हैं। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 20 दिन की पैरोल और अब 2025 में 40 दिन की पैरोल। और जैसा मैंने बताया 2022 में हरियाणा सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया जिससे 10 साल से अधिक सजा पाने वाले कैदियों को साल में 2 बार पैरोल और 1 बार फरलो मिलना आसान हो गया, यानी तकरीबन 3.5 महीने आप कोई भी अपराधी बाहर रह सकता है। 2022 में करनाल की बीजेपी मेयर रेणुबाला गुप्ता ने राम रहीम के सत्संग में हिस्सा लिया और उन्हें पिताजी बताया। कांग्रेस ने 2024 में चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि राम रहीम की रिहाई वोटरों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन हरियाणा सरकार का बार बार यही कहना है कि पैरोल जेल नियमों के तहत दी जाती है। अब ये अलग बात है कि उसने वो नियम बदल ही दिए। आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये देखिए, ये एक सूफी संत जिन्होंने सच्चा सौदा जो ये पूरा है उसकी स्थापना 1948 में की थी हरियाणा के सिरसा में। शाह मस्ताना एक काफ़ी पहुँचे हुए फ़कीर थे, उनको लोग काफ़ी मानते थे। वे एक सूफ़ी संत थे। उनका मानना था कि सच्चाई, प्रेम और मानवता की सेवा ही असली धर्म है और इसलिए डेरे का नाम उन्होंने सच्चा सौदा रखा, इस विश्वास से कि ईश्वर की भक्ति और समाज सेवा जीवन का सच्चा सौदा है। ये डेरा सर्वधर्म समभाव को बढ़ाने वाला था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई फ़र्क नहीं मानता। रक्तदान, देहदान, नशा मुक्ति और भ्रूण हत्या रोकने जैसे तमाम सामाजिक कामों में ये डेरा सक्रिय रहता है। और उसके बाद शाह मस्तान के बाद 1960 में शाह सतनाम सिंह डेरा के प्रमुख बने। गुरमीत राम रहीम का इसके बाद ही सामने आना हुआ, क्योंकि जो शाह सतनाम हैं उन्होंने ही गुरमीत राम रहीम को एक तरह से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले में वहाँ एक गुरसर मोदिया गांव है जहाँ एक जाट सिख परिवार में गुरमीत राम रहीम का जन्म हुआ। उनके पिता मगर सिंह गांव के ज़मींदार थे और माता का नाम नसीब कौर। बचपन में इनका नाम हरपाल सिंह था। 7 साल की उम्र में 1974 में डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह ने इन्हें गुरमीत नाम दिया और 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम सिंह ने देश भर में अपने अनुयायियों के बीच सत्संग बुलाया और गुरमीत को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। गुरमीत ने अपने नाम के साथ राम रहीम जोड़ा जो सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। लेकिन जब उन्होंने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का वेश धारण किया तो सिख समुदाय में काफ़ी रोष फैला और उस समय काफ़ी पंजाब में तनाव भी हुआ। इस बीच फिल्मों को लेकर इनका शौक खासा चर्चित रहा। इस पर ध्यान देना एक बार बनता है। ये तस्वीरें देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई ये धार्मिक गुरु हैं। किस तरह से इनके पोस्टर हैं, किस तरह से इनकी तस्वीरें हैं। फिल्मों का ऐसा अनोखा शौक किसी आध्यात्मिक क्षेत्र के गुरु का तो किसी ने नहीं देखा होगा। 2015 से 2017 के बीच बाबा गुरमीत राम रहीम ने 5 फिल्में बनाई जिसमें वे खुद हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और गायक भी थे। उनकी फिल्म पहली आई 2015 में द मैसेंजर यानी भगवान का एक तरह से दूत। तो मैसेंजर 1 आई, मैसेंजर 2 आई और फिर 16 में एक और मैसेंजर आई, द वॉरियर लॉयन हर्ट, और फिर 2017 में आई हिंद का नापाक को जवाब, और फिर एक जट्टू इंजीनियर, ये 2017 में आई। इन फिल्मों के आप पोस्टर यहाँ देख सकते हैं। इन फिल्मों में राम रहीम ने खुद को एक सुपर हीरो की तरह पेश किया जो समाज की बुराइयों से लड़ता है। इनकी फिल्मों के गाने जैसे एक लव चार्जर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। फिल्मों में भव्य सेट लगते थे, महंगी गाड़ियाँ और शाही अंदाज काफ़ी
इन फिल्मों का डेरे के अनुयायियों ने खूब प्रचार किया, लेकिन जाहिर है जो समीक्षक हैं उन्होंने तो प्रोपेगेंडा फिल्में ही इन्हें बताया। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था कि जब तक फिल्में बनती रहेंगी लोग भी ... खैर आप खुद समझिए, ये हम नहीं बोलेंगे। जनता को अपनी सेवा से जोड़ने का रास्ता मुश्किल है, इसलिए हमारे दौर के तमाम राजनेताओं ने बाबाओं को साधा है जो गरीबों को अगले जन्म के ऐश्वर्य का लालच देकर अपना भक्त बनाते हैं और फिर थोक के भाव किसी नेता का भक्त बनवा देते हैं। वे किसी ऐसी सरकार बनाने के मोहरे बन जाते हैं जिसका उनकी जिंदगी बेहतर करने का कोई इरादा नहीं होता। अब पता नहीं ये दुष्चक्र कब टूटेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो इस शो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करिए, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.